कुर्सी, टेबल और बल्ब से लेकर घोड़ा गाड़ी तक भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की दिलचस्प जानकारी हैरान करने वाली है। यह बात 1947 की है। आनन फानन में जमीन पर एक लकीर खींच दी गई और भारत का विभाजन हो गया। पर यह इतना आसान नहीं था। बात सिर्फ भूमि के बंटवारे की नहीं थी, बल्कि दोनों देश के बीच संपत्तियों का भी बंटवारा होना था, जो आसान नहीं था। एक एक चीज को लेकर पेच फंस रहा था। कई बार एक एक वस्तु के लिए, छोटी छोटी वस्तुओं के लिए विवाद होने लगा था। कौन सी वस्तु किसका होगा, इसके लिए कई बार टॉस करना पड़ रहा था। यानी टॉस से वस्तुओं का निर्धारण हो रहा था, बंटवारा का निर्धारण हो रहा था। बात सिर्फ संपत्ति की नहीं थी, बल्कि कर्मचारी, सेना और सैनिक साधनों का बंटवारा करना भी बहुत मुश्किल होने लगा था। अब आप सोच सकते हैं कि किस तरह से भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ होगा। यानी माहौल पूरी तरह से तनावपूर्ण था। इसी तरह की परिस्थितियों में बंटवारे का कार्य कैसे संपन्न हुआ, यह कितना मुश्किलों से भरा रहा होगा। बंटवारे की चुनौतीपूर्ण और रोचक जानकारी बहुत ही दिलचस्प और झकझोर देने वाली है। आप इस रिपोर्ट को पूरा देखिए और कोई सुझाव हो तो कमेंट करके बताइए। रिपोर्ट अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेएन लाइव और मैं हूं कौशलेंद्र झा। खबरों की खबर और लीक से हटकर खबर के सेगमेंट में आपका स्वागत है। साल था 1947 का। 15 अगस्त में अब महज कुछ ही दिनों का वक्त बचा हुआ था। अंग्रेजों ने लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में एक विभाजन परिषद का गठन कर दिया था। इसी परिषद को भारत और पाकिस्तान के बंटवारे पर अंतिम मुहर लगानी थी। विभाजन परिषद कांग्रेस और मुस्लिम लीग की मदद से एक एक निर्णय कर रहा था। आलम यह था कि हर बात पर दोनों पक्ष भिड़ जाते और दावा करने लगते थे। आपको बता दें कि सबसे पहले रिजर्व बैंक का बंटवारा हुआ था। विभाजन परिषद ने उन दिनों पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक को 75 करोड़ रुपए दिए थे। हालांकि इसमें कई पेंच रह गया, आगे इसका हम खुलासा करेंगे। यहां आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच जमीन का बंटवारा नक्शे पर खींची गई एक लकीर के समान था। ब्रिटिश हुकूमत ने इसकी जिम्मेदारी लॉर्ड रेडक्लिफ को दिया था। रेडक्लिफ कुछ ही हफ्ते पहले लंदन से भारत आए और बहुत ही जल्दीबाजी में बिना कुछ सोचे समझे नक्शे पर एक लकीर खींच दी। आगे चलकर यही लकीर भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर बन गया। कहते हैं कि भौगोलिक बंटवारा तो हो गया, लेकिन संपत्ति के बंटवारे को लेकर अभी कई पेच फंस रहा था। हम पहले ही बता चुके हैं कि बात सिर्फ पैसे की नहीं थी, बल्कि कर्मचारी और कलाकृतियों का बंटवारा करना उन दिनों बहुत ही मुश्किल हो रहा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब वायसराय के घोड़ा गाड़ी पर मालिकाना हक की बात आई, तब दोनों पक्ष यानी भारत और पाकिस्तान घोड़ा गाड़ी को लेकर अड़ गए। घोड़ा गाड़ी एक ही था और दावेदार दो। इसको लेकर घंटों तक विवाद चला। अंत में सिक्का उछाल कर तय हुआ और घोड़ा गाड़ी भारत के हिस्से में आ गया। विभाजन परिषद का गठन 12 जून को हुआ और 14 अगस्त तक इसको अपना काम पूरा कर लेना था। मतलब सभी कुछ आनन फानन में होने वाला था। हम पहले ही बता चुके हैं कि लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में परिषद को अपना काम करना था। इसमें भारत की ओर से सरदार वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद अपनी बात रख रहे थे। दूसरी ओर पाकिस्तान की ओर से मुस्लिम लीग के लियाकत अली खान और अब्दुल रब निस्तार पाकिस्तान का पक्ष रख रहे थे। जल्दी ही मुस्लिम लीग ने निस्तार को हटा दिया और उनकी जगह पर मोहम्मद अली जिन्ना को इसमें शामिल कर लिया गया। मोहम्मद अली जिन्ना के शामिल होने के बाद एक एक वस्तु को लेकर जिच होने लगा। जिन्ना प्रत्येक जगह अपना दावा पेश कर देते थे। विभाजन परिषद की मदद के लिए विशेषज्ञ आयोग भी था। इसकी कुल संख्या 10 थी। अब बारी थी ब्रिटिश भारत के देनदारियों के बंटवारे की। पाकिस्तान इसका बोझ लेने को बिल्कुल तैयार नहीं था। सरदार वल्लभ भाई पटेल भी अड़ गए। इसके बाद तय हुआ कि 17.5% देनदारी पाकिस्तान के हिस्से जाएगी और शेष राशि का भुगतान भारत करेगा। यह बंटवारे का अंत नहीं था।
अब पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक और भारत के रिजर्व बैंक को नगद राशि का निपटान करना था। उस समय भारत सरकार के पास लगभग 400 करोड़ रुपए की नगद पूंजी हुआ करती थी। विभाजन परिषद ने पाकिस्तान को 75 करोड़ रुपए देने पर मुहर लगा दी। इसमें से 20 करोड़ रुपए का कार्यशील राशि का तत्काल आवंटन भी कर दिया। बाकी राशि का भुगतान आजादी के बाद देने पर सहमति बन गई। यहां आपको बताते चलें कि आजादी के बाद करीब 1 साल तक के लिए दोनों देश का केंद्रीय बैंक एक ही था, यानी भारत के रिजर्व बैंक पर ही पाकिस्तान के राशि को संभालने का जिम्मा भी था। आरबीआई ने अगस्त 1947 से सितंबर 1948 तक यह भार उठाया भी। समझौते के मुताबिक आरबीआई को यह काम अक्टूबर 1948 तक करना था, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच तेजी से बिगड़ रहे रिश्तों के बीच और 55 करोड़ के भुगतान को लेकर तानातानी शुरू हो गई और यह समझौता कुछ महीने पहले ही समाप्त हो गया। आपको बता दें कि आजादी के तुरंत बाद पाकिस्तान ने कश्मीर में भारी की सैनिक भेज दी और इसके बाद दोनों देश के बीच संबंध बिगड़ना आरंभ हो गया। इसके बाद भारत की सरकार ने शेष राशि के भुगतान पर रोक लगा दिया। हालांकि महात्मा गांधी इससे सहमत नहीं थे, उन्होंने अनशन शुरू कर दी। इसके बाद भारत सरकार को झुकना पड़ा और 15 जनवरी 1948 को भारत की सरकार ने शेष राशि का पाकिस्तान को भुगतान कर दिया। यहां एक बात और, वह यह कि समझौते के तहत सभी चल संपत्तियों का 80 और 20 के अनुपात में विभाजन होना था। इसमें कार्यालय, फर्नीचर और स्टेशनरी भी शामिल था, यहां तक कि लाइट और बल्ब भी शामिल था। उन दिन उसको कई लोगों ने हास्यास्पद बंटवारा भी कहा, पर यही हुआ, यह सच है। लॉर्ड काउंसिल और डोमिनिक लापेरियर ने अपनी किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में लिखा है कि बंटवारे के दौरान दोनों देश के नेताओं की भावनाओं में जो संकीर्णता थी वह चौंका देने वाली थी। मिसाल के तौर पर लाहौर में एक पुलिस अधीक्षक हुआ करते थे, उनका नाम था पैट्रिक रिच। रिच को अपने कार्यालय के उपकरण का विभाजन करना था। मामला इतना तूल पकड़ने लगा कि उनको अपना सभी उपकरण अपने मातहत काम करने वाले एक हिंदू और एक मुसलमान के बीच बराबर बराबर बांटना पड़ गया। अंत में पगड़ी और लाठी को लेकर विवाद शुरू हो गया। उनके पास कुछ नहीं बचा और वो खाली हाथ लंदन लौट गए। पुलिस के पास मौजूद बैंड बाजा के बंटवारे को लेकर भी खूब जिच हुआ। रिच ने अपना बांसुरी पाकिस्तान को दे दिया और ढोलक भारत के हवाले कर दिया। इसी तरह रिच ने अपना झांझ पाकिस्तान को दे दिया और तुरही भारत को दे दिया। इसके बाद भी उनके मातहत काम करने वाले उनके दोनों स्टाफ शांत नहीं हुए। रिच के पास एक और वाद्य यंत्र हुआ करता था, उसका नाम था ट्रम्बोन। कहते हैं कि रिच के सामने ही उनके दोनों डिप्टी अधिकारी ट्रम्बोन को लेकर आपस में भिड़ गए। आलम यह हुआ कि ट्रम्बोन को तोड़कर उसके 2 टुकड़े कर दिए गए। एक टुकड़ा पाकिस्तान को मिला और दूसरा टुकड़ा भारत को दे दिया गया। यह आलम था। ऐसा एक नहीं बल्कि और भी कई उदाहरण हैं। अब आप सोच सकते हैं कि बंटवारे का कैसा मंजर रहा होगा। ऐसा बंटवारा तो गांव घर में भी नहीं होता है। बात सिर्फ संपत्ति बंटवारे की नहीं थी, बल्कि कर्मचारियों का भी बंटवारा होना था। विशेषज्ञ समितियों के पास इस काम के लिए सिर्फ 70 दिन शेष बचे थे। सभी विभागीय संपत्ति और वित्तीय देनदारियों से जुड़ी फाइलें मेज पर थी। इनमें सबसे बड़ा सिरदर्द कर्मचारियों के बंटवारे से जुड़ा हुआ था। भौगोलिक स्थिति से लेकर धार्मिक मान्यताओं तक मानदंडों का निर्धारण करना अब बहुत मुश्किल होने लगा था। अंत में विभाजन परिषद ने फैसला किया कि कर्मचारियों को स्वयं विकल्प चुनने का मौका दे दिया जाए। केंद्र से लेकर प्रांत तक यह काम बहुत आसान नहीं था, पर यही निर्णय हुआ। समस्या तब खड़ी हो गई जब रिक्तियों का मिलान किया गया। पता चला कि अधिकांश कर्मचारी भारत में रहने की अर्जी लगा चुके थे। इससे पाकिस्तान की जरूरतों को पूरा करना मुश्किल हो गया। अंत में जो निर्णय हुआ उसके मुताबिक 2,60,000 कर्मी भारत में रह गए और 1,40,000 पाकिस्तान चले गए। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि विभाजन के दौरान बंटवारा का माहौल सिर्फ तनावपूर्ण नहीं बल्कि हास्यास्पद भी था। जिस तरह से सब कुछ हुआ, आज उसको शायद ही कोई याद करना चाहेगा,
पर यह सच है और यह हुआ। सच चाहे जितनी भी कड़वी हो, मगर उसको भूलना नहीं चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।